नमस्कार, मैं किशोर लाबर वेस्टर्नल कल्चरल सेंटर उदयपुर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज आर्टिस्ट वार्तालाप के क्रम में हमारे साथ है हमारे देश के नामचीन कलाकार मनोज कचंगल जी। वेलकम आवर शो सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज हम मनोज जी के साथ उनकी पूरी कला यात्रा के बारे में जानेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। आप अपनी कला के बारे में, कला यात्रा के बारे में, अपनी कला कहाँ से शुरू हुआ, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। किशोर जी, ये तो बड़ी रोमांचित करने वाली कहानी है। एक्चुअली मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, जहाँ की हमको पढ़ने को लाइट भी नसीब नहीं होती थी और हम स्ट्रीट लाइट में पढ़ते थे रात के टाइम बैठकर। बेसिकली कहानी ऐसी है कि राघोगढ़ एक जगह है मध्य प्रदेश में, गुना के पास। तो वहाँ के हम लोग रहने वाले हैं। मेरे दादाजी मजदूर थे और दादी भी मजदूर थी और पापा अध्यापक थे। लेकिन मेरी मदर एक्सपायर जल्दी हो गई थी जब मैं 4 साल का था। तो पापा अलग हो गए थे, मतलब जो स्टेप मदर थी उनके साथ में। तो दादा दादी ने पाला। अब हमको घर में इतनी कोई समझ नहीं थी कि आर्टिस्ट, हमको तो कुछ ये पता ही नहीं था। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि हमारे घर में जो फेस्टिवल होते हैं, जैसे कोई भी त्योहार हो, तो हमारे घर की दीवारों पे हमारी बुआ वो बनाती थी। ट्रेडिशनल आर्ट बनाती थी, माने कि जिसको रिद्धि सिद्धि कहते हैं, सोना सोनी कहते हैं, और श्रवण कुमार है। इस तरह से अलग अलग जो जैसा त्योहार होता था उस समय। बाकी घर सजाते थे, कच्चा घर था, कच्चा मिट्टी का घर था और उस पर लिपाई पुताई होती थी और जो सफेद पोतनी होती थी उसके ऊपर बुआ ही चित्र बनाती थी। कभी कभी हम भी बनाते थे। तो ऐसे शुरुआत हुई। लेकिन वो शुरुआत सिर्फ इतना ही था कि ये घर के ही काम की होती है, घर सजाने के काम की होती है, ऐसे प्रोफेशनल नहीं था। मनोज जी, जो कि आपने कहा कि बचपन में जो है कि आपके घर में कुछ भी फेस्टिवल होता था तो आपकी बुआ जो है कि उसमें कुछ चित्र उत्र बना के उस फेस्टिवल की सेलिब्रेशन होता था। उस टाइम जब आपके बचपन, जब आपका क्लास 10 तक, तो ये आर्ट की तरफ आपका कैसे रुझान था? मैं वही बता रहा हूँ कि जब वो टीवी आया तो टीवी देखने से मैं बहुत प्रेरित हुआ। तो टीवी देख देख कर मेरे मन में हो गया कि मैं भी एक्टर बनूंगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस समय जो मैंने फिल्म्स देखी जिनमें हीरो होते थे। हाँ, तो मैंने सोचा कि मैं भी बन जाऊंगा, हीरो बन। हाँ, तो मैंने नई दुनिया अखबार में पढ़ा कि एक विज्ञापन छपा था। वो था राष्ट्रीय फिल्म दूरदर्शन और प्रशिक्षण निर्माण संस्थान का, लखनऊ का। तो वहां पे अभिनय ट्रेनिंग के लिए आवेदन करना था, मतलब उस विज्ञापन का ट्रेनिंग के लिए। तो मैंने एक पोस्ट कार्ड लिख दिया कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ और मैं यहाँ गांव से हूँ, मुझे बताइए कैसे क्या। तो मैंने लेटर लिखा, उधर से मुझे प्रोस्पेक्टस आ गया। फिर मैंने देखा, मैंने पढ़ा पूरा। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल की बात थी, क्योंकि उनकी 5,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट थी, जो मेरे लिए बहुत असंभव था। हर महीने 1,000 रुपया फीस थी इंस्टीट्यूट की। फिर वहां जाके रहना, हाँ, खाना फीस अलग थी, 600 रुपये महीने, और खाना पीना अलग था। तो हम कहाँ से करते, हमारे पास तो पैसे ही नहीं थे कुछ भी। बिल्कुल। बड़ा मुश्किल था। लेकिन पता नहीं कहाँ से हिम्मत आई और मैंने इंटरव्यू के लिए तो फॉर्म भर दिया कि इंटरव्यू के लिए तो जाऊंगा। तो मैं वहां पहुंचा और वहां मेरे दादाजी ने कुछ पैसे फिर मुझे दोबारा इकट्ठे किए, 2-3 हजार रुपए। उनके पास कुछ सिल्वर की ज्वेलरी थी दादी के पास, वो बेच बाच करके। बिल्कुल। और वहाँ पे बैंक में बात की हमने, क्योंकि हम प्रतिभाशाली थे। तो बैंक मैनेजर ने कुछ पैसे इकट्ठे किए स्टाफ से। तो ऐसे 5,000 जमा करने के लिए, 5,000 जमा करने और 2-3 हजार मुझे देने के लिए। तो उन्होंने 5,000 का डीडी बनाकर हमको दे दिया और ऐसे पैसे इकट्ठे करके मतलब टोटल 3,000 हमको दे दिए और उन्होंने हमको पहुंचा दिया। तो भोपाल में जब एडमिशन लिया, तो चूंकि 11th में तो मेरी सप्लीमेंट्री आई गई थी, तो भोपाल, और 11th मैंने राघोगढ़ से किया था,
तो भोपाल से जब मैं एडमिशन लेने गया तो वहाँ स्कूल में मुझे मैथ नहीं दिया, कहा कि आपको मैथ साइंस नहीं मिल सकता, आप चाहते हैं तो आपको फाइन आर्ट ही मिलेगा बिकॉज आप सप्लीमेंट्री से हो। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया प्रिंसिपल से, मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल थे वीएम जैन, उन्होंने कहा नहीं आप कोई और स्कूल देख लो। तो फिर मैंने कहा ठीक है फाइन आर्ट्स ही ले लेते हैं। और वो मुझे फाइन आर्ट्स इसलिए दे रहे थे कि उस समय फाइन आर्ट्स का उस स्कूल में एक भी स्टूडेंट नहीं था। और फाइन आर्ट के जो टीचर थे वो महान चित्रकार सचिदा नागदेव, वो स्कूल सचिदा नागदेव साहब को घर बैठे सैलरी नहीं देना चाहता था। तो वो चाहते थे कि कोई एक दो स्टूडेंट भी हो जाए कम से कम यहाँ, तो टीचर आते रहेंगे, नहीं तो घर बैठे सैलरी मिलेगी उनको। तो उन्होंने मुझे जबरदस्ती फाइन आर्ट दिला दिया और मैंने 12th फाइन आर्ट से किया। जब मैं भोपाल था उस समय तो 12th फाइन आर्ट से किया। वहीं पे मैंने फिर अपना खर्चा चलाने के लिए दैनिक जागरण अखबार में वहाँ प्रूफ रीडर का काम कर लिया। तो शाम को प्रूफ रीडिंग करने जाने लगा, 2 महीने प्रूफ रीडर का काम किया। तब वहाँ हबीब तनवीर आ गए भारत भवन में। फिर मैं थिएटर में इंटरेस्ट था तो हबीब तनवीर साहब के साथ जुड़ गया। तो हबीब तनवीर साहब के पास नया थिएटर से जुड़ा तो वहां से भी थोड़े पैसे मिल जाते थे, लेकिन उनके साथ बहुत कुछ सीखने को मिला हबीब साहब से। और तभी 97 की बात है, 16 फरवरी की, वहां रजा साहब की एग्जीबिशन लगी हुई थी भारत भवन में। तो उनके जो चित्र थे वो अखबार में भी छपते थे, फ्रंट पे छपते थे और बड़े सरल होते थे, ज्योमेट्रिकल फॉर्म के। तो मैंने देखा और हमारे सचिदा नागदेव सर ने बताया उनके बारे में कि बहुत बड़े चित्रकार हैं, मेरे मित्र हैं, और बोले कि देखो कहां से कहां पहुंच गए, उनकी हिंदी भी बहुत अच्छी है। मेरे से कहा बेटा तुम जाकर उनसे मिलना, बहुत अच्छे हैं, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं चला गया। जब उनके चित्र देखे मैंने तो पहले उनकी प्रदर्शनी देखी, फिर मैंने देखा कि वो सब लोगों से बड़े प्यार से मिलते हैं, सैयद हैदर रजा। बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि मैं भी मिलूंगा। तो मैं उस दिन तो नहीं मिला, चुपचाप चला गया। फिर मैं घर गया, घर जाकर मैंने एक छोटी सी पेंटिंग बनाई, मतलब उसी दिन। और उस पेंटिंग को मैंने ऐसा बनाया कि इस पेंटिंग से रजा साहब मुझसे बस इम्प्रेस हो जाएं, इसलिए उसका उद्देश्य बस इतना ही था। वो एब्स्ट्रैक्ट था या मतलब फिगरेटिव था, रियलिस्टिक था, किस तरीके की पेंटिंग आपने बनाई? वो सब कुछ मिला जुला था। मिला जुला इसलिए था कि उसमें एक पेड़ बनाया था मैंने, क्योंकि राजा साहब अपने चित्रों के नीचे कुछ कविता की लाइनें लिख देते हैं, तो मैं तो खुद कविता लिखता था, तो मैंने उसमें एक कविता भी लिख डाली उसी के ऊपर। उसमें एब्स्ट्रक्शन भी था और राजा साहब जो बिंदु बनाते हैं मैंने उसमें बिंदु भी बना लिया था। और पेड़ बनाया और पेड़ पे चिड़िया भी बिठा दी थी। तो मैंने उन्हें दिखाया तो उन्होंने चित्र को एकदम हाथ में पकड़ा और मेरा हाथ पकड़ के कहा, एक यंग आर्टिस्ट के हाथ में सिर्फ एक चित्र, अगली बार आऊं तो बहुत दिखाना। उन्होंने सबको आर्टिस्ट कह दिया, हम तो बच्चे थे, हम तो आर्टिस्ट समझते ही नहीं थे कि आर्टिस्ट होता भी क्या है। ये बहुत बड़ी बात है कि महान चित्रकार उस टाइम में जो है। हाँ। और फिर उसको देखा, बड़े खुशी हुई, वाह चिड़िया भी अच्छी बनी है। और कहा, कविता जो पढ़ी उन्होंने खुद अपने मुंह से मेरी कविता की 4-5 लाइनें पढ़ी। न रूठी मेरी आस, आ गया फिर मधुमास, फिर से गुनगुनाए भौरे, फूला फिर से तरु पलास। क्या बात, उन्हें बड़ा अच्छा लगा। क्या बात है। और उन्होंने कम से कम आधा पौन घंटे जब तक वो वहां रहे, उन्होंने मेरे चित्र को हाथ से नहीं छोड़ा और मुझे बिल्कुल पास में खड़ा करके रखा। और उनसे बहुत प्रेरणा मिली मुझे, मैं बता नहीं सकता कि वो आपकी कला की उसी दिन से शायद शुरुआत हुई। हाँ, हमारे जो सचिदा नागदेव सर थे उन्होंने बताया कि बेटा इंदौर बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, आप वहां जाओ और वहां जाकर के अपना बीएफए करो। जब ग्रेजुएशन हो जाओगे, जब तक हो सकता है कि तुम्हारा मन आर्ट में आ जाए, या नहीं भी आया तो ग्रेजुएट हो जाओगे, हो सकता है पूना जब तक खुल जाए एक्टिंग का कोर्स वापस वहां चले जाना। और वो अगर नहीं भी खुला तो ग्रेजुएशन जब हो जाओगे बीएफए कर लोगे तो एनएसटी चले जाना। हमने सोचा चलो ठीक है, तो मैं इंदौर चला गया। फिर आपने इंदौर से जो है कि बीएफए किया मैंने, तो इंदौर में बीएफए किया। और मेरी शुरू से ये आदत थी कि मैं अपने आप को शो करूं, अपनी कला को। तो मैंने वहां पे पहला साल तो कर लिया और दूसरे साल में जब मैं आया फाउंडेशन के बाद, तो मैंने जो भी चित्र बनाए थे उनकी प्रदर्शनी लगा दी सोलो। तो आपकी पहली सोलो शो जो है कि 1998 में हुई। 1958 और वो लालबाग प्लेस में की। लालबाग
प्लेस पैलेस, इंदौर में। इंदौर में। हाँ, तो ये क्योंकि वहाँ इसमें गैलरी आपने फ्री थी। कितने चित्र बनाए थे उसमें करीब 23-24 चित्र मैंने लगाए थे। तो ये छोटे छोटे कैनवस थे। में था, नहीं पेपर नहीं, में था? पेपर पे था। पेपर जो हम में पेपर था। पे काम करते थे, फ्रेम भी नहीं थे, जो डिस्प्ले बोर्ड होता था उस पर डिस्प्ले किए उससे पिन के साथ। और हमारे प्रिंसिपल थे, उनको और एक और सीनियर आर्टिस्ट थे वहां पे, उनको बुला लिया उद्घाटन करवाने के लिए। और दोस्त दोस्त आ गए, इकट्ठे हुए। फिर चूंकि लालबाग पैलेस में काफी लोग जाते हैं, क्योंकि वो एक ऐतिहासिक धरोहर है, तो हमारी प्रदर्शनी भी काफी लोग देखते थे। तो वहाँ बहुत सारे लोग कमेंट करके जाते थे, बहुत सारे लोग सिखा कर जाते आपको थे। काफी प्रशंसा मिला वहाँ पे? प्रशंसा मिली और सीखने को भी मिला। बहुत से लोग आते थे, बता जाते थे बेटा ये ऐसा होता तो और ज्यादा अच्छा होता। दोनों ही चीजें। अब बच्चे के चित्रों में क्या होगा, बच्चे के चित्रों में यही होता है कि कोई समझाता भी है, कोई प्रशंसा भी करता है, दोनों ही काम होते हैं। तो मैं ऐसे प्रदर्शनियां लगातार करता रहा तब से। 1998 के बाद? 98 से। तो मनोज जी, अब तक आपने 98 के बाद कितना अपना सोलो और ग्रुप शो कितने सारे किए हैं आपने? जो है कि इंटरनेशनली शो किया है, विदेशों में भी काफी सारी शो किया है, भारत में तो आपने किया ही है, तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए। 98 में तो पहला शो था, उसके बाद मैं लगातार शो करता रहा। मनोज जी, एक चीज मैं आपको बीच में रोक के मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप जो है कि अभी जो हम आपके पीछे जो भी आपकी जो पेंटिंग देखने जा रहे हैं, ये पूरा एब्स्ट्रैक्ट है। तो आप शुरू से ही एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करते थे या आपकी कुछ बाद में बदलाव हुआ है? आप जानते हैं कॉलेज में तो सब कुछ करना पड़ता है और पूरी ग्रामर सीखनी पड़ती है। फिगरेटिव काम भी बहुत किया उस समय, स्केचिंग भी बहुत की, पोर्ट्रेट वगैरह, और स्टिल लाइफ, लैंडस्केप, सब कुछ किया। क्ले मॉडलिंग, लिनो कट, वुड कट, सब कुछ किया। सब चीज में हाँ कॉलेज में किया। पर मेरा शुरू से ये रहा कि मैं जो बनाऊं ना वो वैसा ना हो जैसी चीजें दिख रही हैं, वो कुछ हटके हो, कुछ अलग हो। तो एक स्ट्रोक लगाने का जो मेरा तरीका था वो डिफरेंट रहा। स्वाभाविक है, पहले ऐसा नहीं था, पहले कुछ अलग था, लेकिन वो डिफरेंट था। डिफरेंट इसलिए था कि भाई हम दो ही चीजों से तो किसी पेंटिंग को अलग कर सकते हैं, एक लाइन, उसका रूप, और दूसरा स्ट्रोक। बाकी रंग तो सब में एक जैसे ही होते हैं, सब कुछ एक जैसा होता है। तो मेरी लाइन और स्ट्रोक दोनों ही अलग होते थे, इसकी वजह से कलाकृति अलग ही दिखती थी। मनोज जी, देखिए आपका शुरुआत की जो एग्जीबिशन 1998 में हुआ है, 1998 से लेके 2021 तक आपने कितना सोलो एग्जीबिशंस, कितना गुड ग्रुप एग्जीबिशंस, और सिर्फ भारत में ही नहीं आपने एग्जीबिशन किया, इंटरनेशनली आपने अपने काम को प्रदर्शन किया है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। अभी तक किशोर जी, हाँ, करीब 40 प्लस मेरे सोलो एग्जीबिशंस हो चुके हैं। और सोलो एग्जीबिशंस सिर्फ अपने देश में ही हुए हैं, भारत में ही हुए हैं। और करीब 200 प्लस ग्रुप एग्जीबिशंस हो चुके हैं। और भारत की जो सभी लीडिंग गैलरी हैं, सभी में मेरे ग्रुप शोज वगैरह हुए हैं, सबके साथ काम किया है। और अभी कोरोना काल में मैंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया। उसमें मैंने, चूंकि एक ये वैश्विक महामारी थी, तो इस पर मैं अपनी पेंटिंग्स कर रहा था, तो मैं रोज 2 पेंटिंग करीब करता था पेपर पे। कोरोना में? मतलब आपकी 2000, क्योंकि क्या है कि हमारे देश में कोरोना का प्रभाव जो है कि 2000 से शुरू होके आज 2022 को आने को है, चल ही रहा है, तो ये शुरुआती दिन में था या जो कि 2020 जब कोरोना शुरू हो गया था, उसके बाद सब समझ नहीं पा रहे थे, हम भी नहीं समझ पा रहे थे करें तो क्या करें। बिल्कुल, घर में एकदम से सब
घर के अंदर बंद हो गए थे कि ये समस्या हो क्यों रही है। तो मैंने देखा कि भाई हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसलिए ये समस्या हो रही है। तो मैंने प्रकृति पर आधारित कि हम प्रकृति का संरक्षण करें, पर्यावरण का संरक्षण करें, तो ये समस्याएं नहीं होंगी। हम प्रकृति को अपने अनुकूल करने की कोशिश ना करें, हम उसके अनुकूल हों, तभी तो हम बचेंगे ना, नहीं तो ये समस्या होना स्वाभाविक है। तो उसी थीम को लेकर मैं काम करता रहा। तो वो भी एब्स्ट्रैक्ट थे। तो 2 पेंटिंग या 3 पेंटिंग मेरी रोज हो जाती थी, पेपर पेंटिंग। तो मैंने ऐसे करीब 650-700 पेंटिंग की है, पूरे साल करता रहा। कभी कभी नहीं भी करता था। और मेरा भाग्य था, भगवान की कृपा थी कि रोमानिया की एक कंपनी थी, उसने मेरे सारे पेंटिंग खरीद लिए, 600 के 600। ये बहुत ही और मैं हिंदुस्तान का पहला आर्टिस्ट हो गया कि जिसकी एक साथ 600 पेंटिंग विदेश में किसी ने खरीदी हो। वो कलेक्टर वो एक बहुत बड़ी फार्मा कंपनी है। तो उन्होंने, चूंकि वो पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने जो पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े पर्यावरणविद हैं, जो मैसेज दें दुनिया को कि भाई पर्यावरण का संरक्षण कीजिए, आप उन सब लोगों को उन्होंने वो पेंटिंग मेरी गिफ्ट करी, एक पेंटिंग एक व्यक्ति को। हालांकि वो पेंटिंग्स मैंने बहुत कम मूल्य में दी, पर मेरे लिए तो सुकूनप्रद था, क्योंकि मैं तो बैठे बैठे कुछ नहीं कर रहा था। रेस्पेक्ट बहुत अच्छा, 600 पेंटिंग भारत की, भारतीय कला की विदेश में एक साथ गई, ये बड़ी बात तो है ही ना। मनोज जी, मेरे सामने जो है कि मेरे पास एक बहुत बड़े मतलब काफी मोटी जो किताब जो है मनोज जी का रखा हुआ है। इसमें दिखा हुआ है कि डोर्स ऑफ परसेप्शन, द आर्ट ऑफ मनोज कचंगल। ये आप देख सकते हैं, ये 2008 में 2008 में। और ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है कि इतना 195 पेज की जो किताब जो है कि हमारे साथ मनोज जी की एक कैटलॉग रखी हुई है। और इसका करीबन कितना कॉपीज बनी थी मनोज जी? इसकी 5,500 कॉपी बनी थी, 5,500 जो पूरी दुनिया में गई। ये बहुत बड़ी बात है कि पूरा दुनिया में 5,500। और ये जो है कि अगर हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर ये किसी भी आर्ट बुक शॉप्स में अवेलेबल है। ये बुक बनी, ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि डोर्स ऑफ परसेप्शन, क्योंकि जो मेरी कला है वो एक तरह से बहुत फाइन होती है, उसमें परसेप्शन बहुत होता है, एब्स्ट्रैक्ट होते हुए भी। इसीलिए ये टाइटल है डोर्स ऑफ परसेप्शन। ये बुक बहुत डिफरेंट है। इसमें क्या है कि 1998 से लेकर 2007 तक जिन जिन लोगों ने कभी मेरे ऊपर कोई कैटलॉग लिखा, कभी किसी ने कोई राइटअप लिखा, कहीं अखबार में कुछ छपा, या किसी ने लिखा, लेख लिखा किसी ने, और वो सब बड़े बड़े क्रिटिक हैं, उन सबका संकलन है। ये किताब पर्टिकुलर एक आर्टिस्ट को प्रमोट करने लिखवाई नहीं गई है, बल्कि ये एक नेचुरल किताब है जो उन सब चीजों का संग्रह है जो 1998 से लेकर 2007 साल, यानी 10 साल के जीवन का ये संग्रह है। और उस समय मेरी उम्र 30 साल थी। और ये भी अच्छा लगता है कि भाई मेरी उम्र के किसी भी कलाकार पर इतना बड़ा वैल्यू नहीं आया। तो हम अपने दर्शकों को मनोज जी का कुछ कविताएं आपने जुबानी कुछ पढ़ा के मतलब सुनाना चाहते हैं? चित्र बनाने से पहले मैं कविताएं ही लिखता था। कविता मेरा पहला प्रेम है। तो आज हम अपने दर्शकों को मनोज जी की कविताएं और उनकी जुबानें सुनाना चाहते हैं। हाँ, मैं कुछ सुनाता हूँ आपको। एक कविता है, ये मैंने 2001 में लिखी थी। इसका शीर्षक है तुम्हारा हंसना उत्सव। तुम्हारा हंसना उत्सव, इसका क्या? हाँ। मतलब हंसते का तुम जो हंसी भी हो तो वो एक फेस्टिवल हो गया, यानी तुम्हारी हंसी भी एक फेस्टिवल की तरह लगती है। तुम्हारा हंसना उत्सव, तुम्हारा हंसना जैसे कि अवसाद में खिल गया आकाश, जैसे कि अवसाद में खिल गया आकाश,
आकाश में बिखर गया नील, आकाश में बिखर गया नील, नील समा गया झील में, झील समा गई तुम्हारी आंखों में, झील समा गई तुम्हारी आंखों में, नील समा गया नील में, नील समा गया नील में, जैसे कि हंसी समा गई अवसाद में, जैसे कि हंसी समा गई अवसाद में, अवसाद बन गया उत्सव, शीर्षकहीन उत्सव, शीर्षकहीन उत्सव। वाह वाह, क्या बात। मैं उत्सव, मैं उत्सव तुम उत्सव, मैं अवसाद तुम अवसाद, जैसे अवसाद उत्सव में समा जाता है, जैसे अवसाद उत्सव में समा जाता है। क्या यह आशा, क्या यह आशा मैं तुमसे रख सकता हूं? किसी शीर्ष पर खड़े होकर, किसी शीर्ष पर खड़े होकर शब्दहीन प्रार्थना से तुमको पुकार सकता हूं, किसी शीर्ष पर खड़े होकर शब्दहीन प्रार्थना से तुमको पुकार सकता हूं कि तुम आओ, कि तुम आओ, और तुम्हारा हंसना फिर बन जाएगा सिर्फ एक उत्सव, प्रेम उत्सव, प्रेम उत्सव। वाह, क्या बात है मनोज जी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। धन्यवाद। मैं आपको एक कविता और सुनाता हूँ, वो मेरी बड़ी, मुझे बहुत पसंद है वो कविता, इसलिए अगर आप इजाजत दें तो सुनाऊं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं मांडू जाता था बार बार, जब इंदौर पढ़ता था। मांडू गांव नहीं, मतलब मांडू एक जगह है, हमारा गांव नहीं है पर गांव ही है। वहाँ खंडहर है, वहाँ राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्रेम प्रसंग जब हुआ था, तो राजा बाज बहादुर ने अपनी रानी के लिए बहुत सारे महल बनवाए थे, जो अब खंडहर हैं। तो वो खंडहर बहुत सुंदर लगते हैं, वो पूरा प्राकृतिक वातावरण मांडू का अपने आप में बड़ा अद्भुत है। और वो खंडहरों से मैंने एब्स्ट्रैक्ट करना सीखा। उनके जो स्ट्रोक्स, उनके जो क्या बोलेंगे, खंडहर के जो टेक्सचर्स थे उनसे। तो उन खंडहरों को देखकर मैंने एक कविता लिखी थी, उसका शीर्षक है प्रणय को नमन। प्रणय माने प्रेम। उस प्रणय को नमन, उस प्रणय को नमन, जिसकी गाथाएं आज भी गूंजती हैं उन खंडहरों में एक लय संगति की तरह। उस प्रणय को नमन, जिसकी गाथाएं आज भी गूंजती हैं उन खंडहरों में एक लय संगति की तरह। उन शिल्पियों को नमन, उन शिल्पियों को नमन, जिन्होंने निर्माण किए प्रणय की खातिर अति विशाल भवन, जहाज, हिंडोला तथा मंडप की तरह, जहाज, हिंडोला तथा मंडप की तरह। कभी गूंजी होगी, कभी गूंजी होगी लयबद्ध प्रणय ध्वनियां संयोग में, खो गए होंगे वो शून्य तथा वियोग में। कभी रोया भी होगा संगीत, कभी रोया भी होगा संगीत, टूटी होगी लय, टूटी होगी लय, बदल गई होगी सिसकियों में, बदल गई होगी सिसकियों में। इतिहास देता है गवाही, इतिहास देता है गवाही, निर्मल प्रणय मांगता है सिर्फ त्याग। इतिहास देता है गवाही, निर्मल प्रणय मांगता है सिर्फ त्याग। मैं उन प्रणय के पुजारी पुजारन को, मैं उन प्रणय के पुजारी पुजारन को, उन तमाम शिल्पियों को प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। क्या बात, ये भी मैंने सन 2000 में लिखी थी। क्या बात है। जी आखिर में मैं आपकी ये जो पेंटिंग के बारे में जो है कि मैं जानना चाहूँगा कि आपका आगे भी मतलब आपका क्या मतलब सोच रहा है कि आप एब्स्ट्रैक्ट में ही काम करना चाहते हैं या तो इसको कुछ चेंजेस में, क्योंकि क्या होता है कि हर आर्टिस्ट की एक जो फॉर्म कुछ साल काम करते हैं उसके बाद में उसको चेंज करते हैं, तो आपकी इसमें क्या आपकी राय है? भारत में तो मैंने कुछ अलग देखा है कि जो सीनियर कलाकार हैं, आप किसी को भी देख लो, जैसे ही उनका एक फॉर्म मार्केट में प्रचलित हो गया, प्रसिद्ध हो गया, बिकने लगा, उसके बाद वो उस फॉर्म को कभी नहीं छोड़ते, उस पर ही लगे रहते हैं। अब मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे सभी सीनियर कलाकार जो है उसी फॉर्म में काम करते, उसी फॉर्म में काम करते रहे, उससे अछूता कोई नहीं रहा।
पर आप किताब में भी देख सकते हैं, मेरे रिकॉर्ड को देखिए, मैंने 50 तरह से काम किया है, कभी नहीं किसी फॉर्म के साथ चिपका रहा। वो बात अलग है कि कोई फॉर्म ज्यादा प्रसिद्ध हो गया, ज्यादा लोगों को पसंद आया, ज्यादा बिक गया, पर मैं बाजार के दबाव में मैंने कभी काम नहीं किया। मनोज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मतलब आगे भी हम जो है कि दर्शकों को आपके काम के बारे में और आपने जो भी फॉर्म डेवलप करेंगे और आपकी और भी चीज़ों के बारे में जानकारी लेके दर्शकों के सामने जरूर आएंगे। और आज के लिए थैंक यू सो मच।